वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एचआई और आईटी के बच्चे होते हैं उनके लिए जो कॉमन क्लास होती है बाल विकास और अधिगम, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इकाई 4। क्या है भाई? इकाई 4। इकाई 4 मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं उनका विभिन्न दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए उपयोग। ये अपना इकाई 4 है। क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं एवं उनका विभिन्न दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए उपयोग। इन मनोवैज्ञानिक कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है और उन प्रक्रियाओं का प्रयोग है हम दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए कैसे कर सकते हैं। आज का टॉपिक अपना है ये। तो पहला जो अपना टॉपिक है वो है अवधान। क्या है? अवधान। अवधान और अवधान में अपन देखेंगे परिभाषा। अवधान की परिभाषा। अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने अनेक अनेक प्रकार की अवधान की परिभाषाएं बताई है। अपन कुछ जो मुख्य जो है अनेक प्रकार की जो परिभाषाएं उन पर बात करेंगे। पहला है वो है मॉर्गन। मॉर्गन के अनुसार अवधान क्या है? अवधान एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी उद्दीपक को अपनी चेतना में केंद्र में लाते हैं। हम अपने उद्दीपक को अपनी चेतना के केंद्र में लाते हैं। यह है वो है मॉर्गन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मॉर्गन। दूसरी है वो है मैकडूगल के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मैकडूगल अवधान केवल उस इच्छा अथवा चेष्टा को कहते हैं जिसका प्रभाव हमारी ज्ञान प्रक्रिया में पड़ता है। जिसका प्रभाव हमारी ज्ञान प्रक्रिया पर पड़ता है। ज्ञान प्रक्रिया पर पड़ता है। तो ये है वो अवधान की परिभाषाएं हैं। किसके अनुसार? पहली है वो है मॉर्गन के अनुसार।
मॉर्गन ने क्या कहा कि अवधान एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है, जो चयन की गई प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने उद्दीपक को, हमारी जो चेतना है उसके केंद्र में लाते हैं। किसको? उद्दीपक को। और दूसरा है वो कहा है मैकडूगल ने कहा है कि अवधान केवल उस इच्छा व चेष्टा को कहते हैं जो हमारे ज्ञान प्रक्रिया, जिसका प्रभाव हमारी ज्ञान प्रक्रिया पर पड़ता है। हमारी जो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है उसका प्रभाव किस पे पड़ता है? किसका पड़ता है? अवधान का। ठीक है, तो ये अवधान की परिभाषा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? अगली परिभाषा है वो है डंगविल के अनुसार। डंगविल के अनुसार चेतना को दूसरी वस्तुओं के स्थान पर एक ही वस्तु को केंद्रीकरण की ओर ले जाना अवधान है। चेतना व दूसरी वस्तुओं, चेतना व दूसरी वस्तु, सॉरी, चेतना को दूसरी वस्तुओं के स्थान पर, दूसरी वस्तुओं के स्थान पर एक ही वस्तु और केंद्रीकरण कर लेना ही अवधान है। अवधान है। और दूसरी परिभाषा है वो है मन के अनुसार। मन के अनुसार अवधान एक अभिप्रेरणा युक्त प्रक्रिया है। अवधान एक अभिप्रेरणा युक्त प्रक्रिया है। तो ये है वो किसके अनुसार है? पहली है वो है डंबिल के अनुसार। डंबिल ने क्या कहा है कि चेतना को दूसरी वस्तुओं के स्थान पर एक ही वस्तु और केंद्रीकरण कर लेना ही क्या है? अवधान। यानी हमारी जो चेतना है उसको दूसरी जगह न भटकने देना, एक जगह और एक केंद्र में कर लेना क्या कहलाता है? अवधान। और दूसरा है वो मन के अनुसार। अवधान एक अभिप्रेरणा युक्त प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा है उसके युक्त यानी उसके साथ मिली हुई प्रक्रिया है, वो कौन है? अवधान है। ठीक है, तो ये दो परिभाषाएं हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ये अवधान की परिभाषाएं हो गई। अब है अवधान की प्रकृति एवं विशेषताएं। अवधान की प्रकृति और विशेषताएं। पहले है वो है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है।
अवधान एक मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा, इसमें मानसिक तत्परता पाई जाती है। मानसिक तत्परता पाई जाती है। नंबर 3 वो है, यह एक चयनात्मक प्रक्रिया है। चयनात्मक प्रक्रिया है। नंबर 4, यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। नंबर 5, इसका क्षेत्र सीमित होता है। नंबर 6, इसकी समय सीमा सीमित होती है। नंबर 7, यह एक खोजी प्रवृत्ति का होता है। नंबर 8, अवधान में अस्थिरता पाई जाती है। नंबर 9, अवधान विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक दोनों रूप में पाया जाता है। अवधान है वो विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक दोनों रूपों में पाया जाता है। और नंबर 10 है वो है, अवधान एक विशेष शारीरिक मुद्रा होती है। शारीरिक मुद्रा होती है। ये है वो अवधान की प्रकृति और विशेषताएं हैं। कौन कौन सी है भाई? अवधान की प्रकृति और विशेषताएं। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। पहली है वो है कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है। दूसरी है वो है, इसमें मानसिक तत्परता पाई जाती है। मानसिक मतलब जैसे दिमागी तौर पर होती है। मतलब जो हमारा मानसिक रूप होता है उसकी एक प्रक्रिया होती है, और इसमें मानसिक तत्परता भी पाई जाती है। यानी मानसिक तत्परता यानी उत्तेजना पाई जाती है। यह एक चयनात्मक प्रक्रिया है, यानी हम जिसे चयन कर सकते हैं, चयनात्मक प्रक्रिया है। अगला है, यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, और यह एक उद्देश्य यानी उद्देश्य से पूर्ण, उद्देश्य विहीन नहीं है, उद्देश्य से पूर्ण प्रक्रिया है। कौन? अवधान। इसका क्षेत्र है वो सीमित होता है, यानी क्षेत्र है इसका वो सीमित होता है, छोटा होता है। इसकी समय सीमा सीमित होती है, और इसकी समय सीमा है वो भी सीमित होती है। कितने समय में अवधान होता है, कितने में नहीं होता है, वो समय सीमा होती है। यह एक खोजी प्रवृत्ति का होता है, यानी खोजी प्रवृत्ति यानी खोज करने योग्य प्रवृत्ति का होता है। अवधान में अस्थिरता पाई जाती है, स्थिर नहीं होता है, अस्थिरता पाई जाती है। इसमें तत्परता है, स्थिरता है ना। अवधान विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक दोनों रूपों में पाया जाता है। अवधान है वो विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक दोनों रूपों में पाया जाता है।
और अगला है वो है अवधान, एक विशेष शारीरिक मुद्रा होती है। हमारी जो शारीरिक मुद्राएं होती है उनमें से एक अवधान भी होती है, वो तो विशेष शारीरिक मुद्रा होती है। तो ये अवधान की विशेषताएं एवं प्रकृति है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? अब है अवधान को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक। अवधान को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक, पहला है आवश्यकता। क्या है भाई? आवश्यकता। दूसरा रुचि। तीसरा लक्ष्य। चौथा सूझ या समझ। नंबर 5 वो है आदत, हैबिट। नंबर 6 वो है मानसिक दशा। नंबर 7 वो है पूर्व ज्ञान। ये है वो अवधान को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक है। पहला है वो है आवश्यकता, दूसरा रुचि, तीसरा लक्ष्य, चौथा सूझ या समझ, पांचवा आदत, छठवां मानसिक दशा और सातवां है वो है पूर्व का ज्ञान। तो ये कारक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। फिर इन पर विशेष चर्चा करते हैं। तो पहला है वो है आवश्यकता। ध्यान और आवश्यकता का घनिष्ठ संबंध है। ध्यान है और आवश्यकता है, इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। जब हमें भूख प्यास लगती है तो हमारे शरीर के अंदर आंतरिक परिवर्तन होने लगते हैं और यह परिवर्तन हमारे ध्यान और सख्त आपूर्ति उद्दीपक पर केंद्रित होते हैं। यानी ध्यान और जो आवश्यकता है, इनमें दोनों में गहन संबंध होता है। जैसे हमें कोई भूख या प्यास लगती है तब हमारे शरीर के अंदर एक आंतरिक परिवर्तन होने लगते हैं। आंतरिक यानी अंदर परिवर्तन मतलब बदलाव होने लगते हैं और यह परिवर्तन हमारे ध्यान को केंद्रित करते हैं कि हमें भूख लग रही है। हमारे ध्यान को केंद्रित करते हैं ना, हमें भूख लग रही है या प्यास लग रही है, तो ये आवश्यकता होती है। जैसे ही हमें भूख लगी, हमारी आवश्यकता क्या है? खाना, तो ये आवश्यकता। दूसरी है वो है रुचि। मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने विचार से रुचि किया हुआ ध्यान या ध्यान करना ही रुचि है। व्यक्ति का ध्यान रुचि के आधार पर स्थापित होता रहता है। मतलब मैकडूगल ने कहा कि व्यक्ति है वो रुचि के अनुसार ध्यान करता है और ध्यान ही रुचि होती है। व्यक्ति की रुचि है वो ध्यान के अनुसार होती है और व्यक्ति का ध्यान है वही रुचि होता है। व्यक्ति का ध्यान रुचि के आधार पर स्थापित होता है। व्यक्ति का ध्यान है वो किसके आधार पर होता है? रुचि के आधार पर होता है। जैसे एक व्यक्ति रुचि रेडियो पर गाने सुनने की है तो आप गाने पर ध्यान अधिक लगाएंगे। मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी रुचि है वो रेडियो पर गाने सुनने की है, तो जब वह कार्य करता है तो वह उस गाने को बहुत अत्यधिक ध्यान से सुनता है, हर लाइन को वह हर प्रकार से सुनता है। तो ध्यान और रुचि है वो दोनों एक साथ चलते हैं। अगला है वो है लक्ष्य। चयन किए गए लक्ष्य भी ध्यान को प्रभावित करते हैं। यदि छात्र पढ़कर कुछ बनना चाहता है तो पढ़ाई में ध्यान लगेगा। मतलब हमारा जो ध्यान है
वो चयन किए हुए लक्ष्य पर करेगा। अगर हम चयन किए हुए लक्ष्य पर अधिक ध्यान देंगे तो हमें लक्ष्य प्राप्त करने में सहूलियत होगी। जैसे हम पढ़कर कुछ नौकरी लगना चाहते हैं, तो हमें उस लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है, नौकरी है। हमें नौकरी पाने के लिए क्या करना चाहिए, ध्यान से पढ़ाई। किसे, ध्यान से। तो ध्यान है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला है सूझ या समझ। जो व्यक्ति अपनी विशिष्टता किस क्षेत्र में प्रकट कर चुका है, वह उस उद्दीपक को मिलते ही ध्यान की ओर चला जाता है। मतलब कोई व्यक्ति है, वो किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो अगर वह उस अच्छा होगा तो वह उसको अचीव कर लेगा, और फिर उस लक्ष्य में वो ध्यान लगाएगा। जैसे कलाकार का कलाकृति की ओर, संगीतकार का संगीतकार की ओर ध्यान चला जाएगा। मतलब कोई कलाकार है, वो अपनी कलाकारी को एकदम ध्यान से देखेगा और ध्यान से करेगा। उसी प्रकार कोई संगीतकार है, वो अपने संगीत को एकदम ध्यान से और सही तरीके से करेगा। अगला है वो है आदत। जिन कार्यों की आदत विकसित हो जाती है, उन पर ध्यान देना स्वतः केंद्रित हो जाता है। मतलब जैसे हमें जिन कार्यों की आदत हो जाती है, हम उन कार्यों के प्रति अपने आप ध्यान देने लग जाते हैं। हम उन कार्यों के प्रति अपने आप ध्यान देने लग जाते हैं। जैसे हमें सुबह उठते हैं, वो अखबार और चाय चाहिए, और शाम को खेलना चाहिए। तो हमें उन चीज़ों की आदत है, हमें उठते ही चाय की आदत है, तो हम जैसे ही उठेंगे हमारे ध्यान में सबसे पहले क्या आएगा, चाय आएगी। जिस चीज़ की आदत है उसी और अपना ध्यान है वो अपने आप चला जाता है। अगला है वो है मानसिक दशा। ध्यान में केंद्रीकरण ध्यान के केंद्रीकरण में मानसिक दशा अपना प्रमुख प्रभाव डालती है। हमारा मन कभी प्रसन्न तो कभी अप्रसन्न रहता है। मतलब ध्यान के लिए हमारी जो मानसिक दशा है, हमारी जो दिमागी तौर की दशा है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। जैसे हम कभी प्रसन्न रहते हैं दिमागी तौर पर, कभी अप्रसन्न रहते हैं। जैसे कभी कभी पत्नी की अत्यधिक प्रशंसा करते हैं, तो कभी कभी उसके कार्य में दोष निकालते हैं। मतलब जैसे हमारी मानसिक दशा अलग अलग तरीके से बदलती रहती है। जैसे कोई पति है, अपनी पत्नी की कभी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, है ना, उसकी प्रशंसा करता है, और कभी कभी उसी के कार्यों में दोष निकालता है। तो ये मानसिक दशा पर निर्भर करता है कि मानसिक दशा व्यक्ति की कैसी है। पूर्व ज्ञान। थांडाई के अनुसार पाठ के प्रति ध्यान लगाने के लिए हमें पूर्व ज्ञान को जागृत करना पड़ता है। इस प्रकार पूर्व ज्ञान सीखने में सहायता करता है और ध्यान को केंद्रित करता है। हम कोई भी पाठ पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ का ज्ञान करते हैं, तो हमें उसका पहले पठन कर लेना चाहिए। हमें उसका पहले ज्ञान होना चाहिए कि हमें जो पढ़ा रहा है वो क्या चीज़ है, उसका बेस क्लियर होना चाहिए। क्योंकि इससे हमारा ध्यान है वो सही तरीके से आकर्षित होगा और हम उसे सही तरीके से सीख सकते हैं। तो ये है वो जो कारक है, वो अवधान को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक है। अगला है ध्यान को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक। पहले क्या थे, आंतरिक कारक, अब क्या है, बाह्य कारक। पहला है उद्दीपक की प्रकृति। पहला है वो है उद्दीपक की प्रकृति। दूसरा है उद्दीपक के उद्देश्य। तीसरा उद्दीपक की अवधि। चौथा उद्दीपक की स्थिति। पांचवा उद्दीपक की तीव्रता।
6 वो है विषमता। 7 वो है नवीनता। 8 उद्दीपक का आकार। 9 पुनरावृत्ति। और 10 वो है रहस्यमयता। रहस्यात्मकता, ठीक है। तो ये है वो है बाह्य कारक। पहले क्या थे? आंतरिक कारक। अब क्या है? वो है बाह्य कारक। तो बाह्य कारकों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? आपको इतना ध्यान रखना है कि बाह्य कारक कौन कौन से, इनके अंदर जाकर ज़्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है, बस बाह्य कारकों के नाम याद रहने चाहिए। अगला है बच्चे को ध्यान केंद्रित करने के उपाय। अवधान और ध्यान एक ही चीज है। आपको ध्यान रहना चाहिए कि अवधान और ध्यान है वो दोनों एक ही चीज है, इसीलिए यहाँ पे ध्यान आया है। पहला है वो है बालक को समझना। बालक को समझना। दूसरा है शिक्षक की तैयारी। तीसरा रुचि को जागृत करना। चौथा सहायक सामग्री का प्रयोग। पांचवा अध्यापक की भूमिका, पांचवा है उपयुक्त शिक्षण विधि। उपयुक्त शिक्षण विधि। नंबर 6 अध्यापक की भूमिका। नंबर 7 वो है प्रेरक। और नंबर 8 वो है अधिगम्य स्थानांतरण। अधिगम्य स्थानांतरण। तो ये है वो बालक का ध्यान केंद्रित करने के लिए जो उपाय है वो है। पहला क्या है? बालक को समझना, यानी बालक को समझना कि बालक का है वो किस प्रकार की चीज़ों में ध्यान देता है, बालक का स्वभाव कैसा है, बालक को समझना चाहिए, बालक का सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है शिक्षक की तैयारी, यानी शिक्षक कैसी तैयारी करवाता है, बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाता है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, शिक्षक की तैयारी कैसी है, ये दूसरा है। अगला है रुचि को जागृत करना, बच्चे के अंदर जो रुचियां हैं उनको जागृत करना कि बच्चा किस प्रकार की रुचि रखता है, बच्चा किस प्रकार से देखता है, किस प्रकार से उसकी रुचियां हैं, खेल में है, पढ़ाई में है या कोई अन्य चीज़ में, उसकी रुचि कैसी है और उस रुचि को जागृत करना चाहिए आगे। अगला है वो है सहायक सामग्री का प्रयोग, बच्चे को पढ़ाते समय उसके साथ सहायक सामग्री होनी चाहिए। जैसे हम शिक्षा के समय सहायक सामग्री होती है ना, जैसे बोर्ड है, ये मार्कर है, पेन है, पेंसिल है, बुक्स है, ये सभी सहायक सामग्रियाँ होती है।
अगला है उपयुक्त शिक्षण विधि। बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसके लिए जो समझने के लिए शिक्षण विधि होती है वो उपयुक्त होनी चाहिए, ताकि बच्चा है वो उस शिक्षण विधि के द्वारा सही व अच्छा सीख सके। अगला है वो है अध्यापक की भूमिका, कि टीचर है वो अपनी भूमिका किस प्रकार अदा करता है, बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करता है, बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाता है, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे करता है, विकास कैसे करता है। अगला है वो है प्रेरक, बच्चा प्रेरक कैसा है, उसकी प्रेरणा कैसी है, वो किसे अपना प्रेरक मानता है वो। तीसरा है अधिगम में स्थानांतरण। अधिगम यानी बच्चा एक चीज़ सीख ली, अधिगम हो गया, उसका स्थानांतरण करते हैं और दूसरा सिखाते हैं। तो ये है वो बालक का ध्यान केंद्रित करने के लिए जो उपाय है वो ये है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो ये हो गया अवधान के बारे में चर्चा। बाकी की चर्चा अपन करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।